नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। सो फाइनली आप लोग का पूरा पेपर जो है वो सॉल्व करके हमने रेडी कर दिया है। नीट 2026 आपका समाप्त हुआ। पेपर बहुत ही आसान आया है। थोड़े से कुछ क्वेश्चन थे जो ट्रिकी है यहाँ पर। आई एम श्योर आप लोग ने आपका पेपर भी बहुत अच्छा गया होगा। लेट्स सी कट ऑफ कितना जा रहा है, क्या हो रहा है। पर 2025 के मुकाबले पेपर काफी इजी था। असर्शन रीजन एक भी नहीं, स्टेटमेंट 1 2 एक भी नहीं। दैट्स अ सरप्राइज इन द केमिस्ट्री। एक भी असर्शन रीजन या स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन पेपर और किस तरह के यहाँ पर सवाल आए हैं। तो आप सभी को मैं पूरा सोल्यूशन यहाँ पर बताने वाला हूं और आपको झटपट फटाफट सटीक और सही आंसर की आप तक पूरी टीम टीएसपीएच पहुंचाने जा रही है। और राइट नाउ मैं आपके साथ में केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो पहला सवाल हमारे यहाँ पर मैथ्स द कॉलम है। मैथ्स द कॉलम के लगभग लगभग 7 questions were there which were match the column and all the match the columns were very straightforward। तो जो पहला यहाँ पर हमें दिया हुआ है, ये हमें दे रखा है कि हमारे पास में हमने ले रखा है आइसोप्रोपाइल बेंजीन और इसको फिनॉल कैसे बनाते हैं। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन से फिनॉल बनाने की जो मेथड है दैट इज इंडस्ट्रियल मेथड। और इंडस्ट्रियल कमर्शियल मेथड में हम उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर ए वाले के लिए जो है वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस बिकम्स द करेक्ट वन। देन एसिटिक एसिड को अगर आपको अल्कोहल बनाना है, देखिए ए का हमारा आंसर 2 आ चुका है। ठीक है, ए का आंसर हमारा 2 आ चुका है। बी जो है एसिड को अल्कोहल बनाना है तो रिड्यूस करना है। एसिड को अल्कोहल आसानी से नहीं किया जा सकता, पहले उसको आप एस्टर बनाते हैं और एस्टर का फिर आप रैनी निकल से रिडक्शन कराते हैं। सो इन दैट केस बी जो है उसका आंसर क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। एंड देन यू हैव एन प्रोपाइल अल्कोहल को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो एन प्रोपाइल अल्कोहल का आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मीनिंग पहले आपको उसको डिहाइड्रेट करके अल्कीन बनाना है और फिर उसका हाइड्रेशन करना है, मतलब सी का 4 हो जाता है। एंड हेंस 4 वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। बेंजीन को अगर आप फिनॉल बनाना चाहते हो तो ऑफकोर्स पहले ओलियम से ट्रीट करके उसको सल्फोनिक एसिड बनाते हैं और उसके बाद में उसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें फिनॉल मिलता है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन। आई वुड रेट दिस क्वेश्चन एज अ वेरी इजी क्वेश्चन। द नेक्स्ट वन, मेजर प्रोडक्ट Z फॉर्म्ड इन द रिएक्शन सीक्वेंस। हमें दे रखा है C2H6 और पूछा है क्लोरीनेशन कराने पर क्या होगा। डेफिनेटली क्लोरीनेशन कराने पर हमें मिलने वाला है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड को अमोनिया से ट्रीट किया तो हमें मिलने वाला है इथाइल अमाइन। और इथाइल अमाइन का नैनो टू HCl किया, नैनो टू HCl मतलब नाइट्रस एसिड टेस्ट। सो प्राइमरी अमाइन जो रहते हैं उनका अल्कोहल बनता है। ऐसा एक ही ऑप्शन है। अगेन द क्वेश्चन वाज वे 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 इजी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मीडियम कैटेगरी टैग करता हूं क्योंकि यहां बच्चे छोटी सी एरर कर जाते हैं। लेट्स सी कौन सी एरर वो कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ बिस्मथ प्लस 3 इज डिटेक्टेड बाय द अपीयरेंस ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ फलाना। ओके, तो अभी कुछ बच्चे जो वो यहां पर इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस में चले जाते हैं, जबकि जो क्वेश्चन है वो स्ट्रेट आपके जो है आयोनिक इक्विलिब्रियम का है। यहां पर बात क्या है कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो है वो 4 इंटू 10⁻⁻10 दे रखा है। प्यारे बच्चों, जो रिएक्शन हमें दे रखा है उसका अगर मैं के लिखूं यहां पर तो क्या के इस प्रकार आएगा, BiO प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन अपॉन नथिंग। क्यों? क्योंकि BiOH जो है BiOOH ये तो सॉलिड है। BiOOH ये सॉलिड है। दिस गिव्स मी बायो प्लस प्लस OH माइनस। और ये दोनों आपके एक्वस कंडीशन में है। अब डेफिनेटली अगर इस पर्टिकुलर केस में इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर X रहेगी तो OH माइनस की भी तो X रहेगी, बराबर है। हमें स्ट्रेट यहां पर K की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁻10। BiO की वैल्यू है X, OH माइनस की वैल्यू है X, तो X इंटू एक्स विल बिकम X स्क्वायर। 4 इंटू 10⁻⁻10 स्क्वायर रूट निकालेंगे तो X का आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻⁻5। ओके, 2 इंटू 10⁻⁻5 जो है X की वैल्यू आई, मतलब हमारा OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आप कह सकते हो हमें मिल गया। अब OH माइनस मिल गया तो POH तो कितना आसान। POH क्या होगा, 5 माइनस लॉग 2, 5 माइनस लॉग 2 मीनिंग आपका आंसर आएगा 4.7। 4.7, लेकिन चौकन ना रहिए, ये आपका POH आया है, आपको पीएच पूछा गया है। तो पीएच पूछा गया है तो फिर आंसर आपका 3 आएगा।
All right, 9.3 would be the correct answer. I will rate this question into medium category. फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, हालांकि बहुत ऐसे तो इजी है, इतना भी चैलेंजिंग नहीं है, बट यस थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट हो जाता है, कई बार बच्चे घाई घाई में बैल जैसा कर देते हैं। अगर आपने किया निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, घबराने वाली कोई बात नहीं है कि पेपर बहुत इजी आया है अब क्या होगा हमारा, हमने तो सॉल्व तो किया है, मार्क्स आ रहे पर पता नहीं। देखिए चिंता ना करें, अपने जो करना था वो हो चुका है, अब आपको इसकी चिंता नहीं करनी है, अब आराम कीजिए, आप मौज करिए, आपका आंसर की आप वेरीफाई कीजिए। हाँ, आगे की रणनीति आपको तय करने के लिए डेफिनेटली स्कोर कैलकुलेट कर लेना चाहिए, बराबर, लेकिन किसी और से कंपेयर करके किसी पैनिक स्थिति में आना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम से है, हालांकि स्टोइकियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों को सोचना पड़ा वैसा वाला क्वेश्चन, लेकिन ये भी था ऐसे इजी। 1 dm cube of carbon dioxide gas is passed over hot coke. The volume of gaseous mixture आफ्टर द कंप्लीट रिएक्शन एसटीपी बिकम्स 1.4। तो इसमें जो ट्रिक है, बराबर, इसको मैं मीडियम कैटेगरी में ट्रिक अगेन डालूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्शन दिया नहीं है, बच्चों को सोचना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन करेंगे तो इससे हमें मिलना है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया। तो सबसे पहले तो आपको रिएक्शन चमकना चाहिए कि CO2 को कार्बन हॉट कोक के ऊपर पास किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। अब इन्होंने कहा शुरू में ये मैंने 1 डीएम क्यूब लिया था, तब तो ये 0 था, अब जब आगे रिएक्शन होगा तो इसमें से कुछ तो घट जाएगा, और जितना ये घटेगा इसका 2 टाइम कार्बन मोनोऑक्साइड आने वाला है, ये बात पक्की है। अब एज पर द गिवन कंडीशन, जो उन्होंने अपने को कंडीशन दे रखी है, कौन सी? 1.4 डीएम क्यूब। उनका कहना है कि गैसियस मिक्सचर में कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इन दोनों के मिक्सचर का वॉल्यूम जो है 1.4 डीएम क्यूब है। अगर ये 1.4 डीएम क्यूब है तो कहना है इसे दिस इज 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1.4, एंड हेंस एक्स की वैल्यू आ गई 0.4। अगर x की वैल्यू 0.4 आई, इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड मेरा 0.8 होना चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6 होना चाहिए, बराबर। तो 0.6 0.6 0.6 0.6 कार्बन डाइऑक्साइड, 0.6 कार्बन डाइऑक्साइड 0.6 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड 0.8। देखिए यहाँ पर पहले CO है फिर CO2 है, तो घाई घाई में बैल जैसा नहीं करना है। दिस वुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ऑलराइट, सो दिस क्वेश्चन वाज अ लिटिल बिट चैलेंजिंग कंपेयर्ड टू द अदर क्वेश्चंस इन द पेपर। ऑलराइट, बाकी क्वेश्चन के मुकाबले थोड़ा सा चैलेंजिंग था। चलिए देखते हैं आगे, स्ट्रेट एकदम इजी स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वांटम नंबर बेस्ड क्वेश्चन हमने जो है आपका बहुत ही आपके नीट के आखिरी के महीने के अंदर हमने आपके लिए बहुत ही प्यारा सा असर्शन रीजन बेस्ड और इस तरह के आपके लिए वीडियोस बनाए थे, वहां पर ये सारा कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज करवाया था, बराबर है। तो 2n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू उन्होंने कहा है 1, सो ऑब्वियसली दिस रिप्रेजेंट्स द 2p ऑर्बिटल, तो स्ट्रेट दिस इज 2p ऑर्बिटल, a का 2 हो जाएगा। 4n0 मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द 4s ऑर्बिटल, सो 4s कहां पर है? यहां पर है। 5 और 3 एक में ही आपको 5 नजर आ रहा है, 3 कितना आसान, मतलब कोई अगर n भी कंपेयर करे, l के बारे में नहीं भी सोचे, तो भी आपको जो है फटाक से यहाँ पर आंसर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और डेफिनेटली तो इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा 2 का, ए का 2, बी का जो है आपका 3, बी का 3, बी का 3, सी वाले का 4 एंड डी वाले का 1 वुड बी द फाइनल आंसर, बराबर है। सो वेरी इजी क्वेश्चन, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। नंबर ऑफ क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। ओके, यहाँ पर बेंजीन का हमें 6 टाइम क्लोरीनेशन करवाया है इन द डार्क कंडीशन। तो सिंपल सा आपका एरोमेटिक चैप्टर का यहाँ पर क्वेश्चन आया है। ऑलराइट, तो हेक्साक्लोरो बेंजीन यहाँ पर बना है, और जबकि आप यूवी लाइट के प्रेजेंस में जब करवाते हो तो एडिशन रिएक्शन होगा और आपको बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी कि BHC मिलता है। बच्चों दोनों ही केस में यहाँ आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, सॉरी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हुआ, and like this you will have a 6 chlorine atom here, 6 chlorine atom here should be the final answer for the given question. So I will rate this question a very easy question, straight forward, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बराबर है। अगला है
द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस एक्स एन जेड आर। बराबर, हमें दे रखा है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल को PCl5 से ट्रीट किया है, तो उनका कहना है कि इथाइल क्लोराइड बनेगा प्लस एक्स बनेगा, एक्स हैज टू बी पोकल 3। ऑलराइट, सो पोकल 3 यहां पर इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है। नेक्स्ट उन्होंने अल्कोहलिक KOH किया तो अपने को अल्कीन मिलेगा। अल्कीन के बाद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के चलते Z आपका प्रोडक्ट बनेगा। सो दिस वुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इतना आसान, मतलब ऑर्गेनिक से इतना इजी क्वेश्चन, भाई साहब ये लोग ने हद कर दी, आपने हद कर दी आपने। अगला मैच द कॉलम V2O5 vanadium pentoxide contact process for the preparation of sulfuric acid. Then you have iron, आयरन जो है वो प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया के लिए यूज होता है। PDCl2 जो है वो आपका इथाइन को इथेनॉल बनाता है। और निकल कॉम्प्लेक्स जो है दैट इज यूज्ड फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइन, मीनिंग ए का 3 आएगा, ए का 3 आएगा, बी का जो है 1 आएगा, एंड हेंस दिस शुड बी द फाइनल आंसर। बच्चों मुझे तो क्या बताऊं मैं, बहुत आसान पेपर लग रहा है। ऑलराइट, अच्छा है कि सारी चीजें काफी बच्चों को NTA 10 कदम आगे है और स्कूल एग्जाम नहीं, और भाई साहब क्या तो डर उन्होंने पैदा किया था। लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत ही आसान पेपर गया है, बच्चे काफी रिलैक्स्ड महसूस कर रहे होंगे। तो आराम से अभी चिल करिए, एंजॉय करिए अभी आप, ऑलराइट, आपकी वेकेशन को। और लेकिन स्कोर जरूर कैलकुलेट कीजिए, जिससे आपको आपका निर्णय लेने में बहुत ही आसानी होती है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ClF3। ClF3 ऑफ कोर्स बच्चों, ClF3 आपका जो है बेंट टी शेप मॉलिक्यूल, तो इसका तो काफी मतलब बोलते हैं ना काफी टिपिकल शेप है, तो एवरीवन नोज दिस। इन केस यू डोंट नो, आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आती है। और मेरा आंसर जो है इसके अंदर 5 आएगा, लेकिन जुड़ने वाले 3 है तो 2 लोन पेयर हो जाएंगे। तो बेंट टी शेप, तो टी शेप बिल्कुल सही है, टी शेप की ज्योमेट्री, और यहाँ पर 2 लोन पेयर है। हाँ, कई बार बच्चे ये कंफ्यूजन में आते हैं कि सर ज्योमेट्री में तो लोन पेयर इंक्लूड करने होते हैं। सही बात है, ज्योमेट्री में लोन पेयर इंक्लूड करने होते हैं, शेप में नहीं करने होते हैं। लेकिन अगर आप वैसे देखोगे तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री आनी चाहिए, जो किसी ऑप्शन में नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में ट्राइगोनल पिरामिडल बोला है, जो रॉन्ग है। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता तब ये क्वेश्चन जो है एम्बिग्यूअस बन सकता था, क्योंकि शेप के अंदर जो है आप लोन पेयर नहीं देखते, ज्योमेट्री में लोन पेयर देखने होते हैं। बट इसके हिसाब से तो स्ट्रेट अपना आंसर है कि बेंट टी शेप है, 2 लोन पेयर है इसके अंदर, तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मैं इसको मीडियम टू डिफिकल्ट कैटेगरी में कंपेयर टू द अदर क्वेश्चंस, ओके, है ये भी इजी, बट कंपेयर टू अदर क्वेश्चन मैं इसको मीडियम के अंदर टैग कर रहा हूं। क्वेश्चन है, हाफ सेल अपने को दे रखा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कॉन्सेंट्रेशन 0.02 कर दिया है, और प्रेशर जो है 2 एटमॉस्फेयर किया। मतलब यहां पर क्या चेंज हो गया बच्चों, यहां पर चेंज हो गया है इसका कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन बदल गया है तो EMF बदल जाएगा, और हमें नर्स्ट इक्वेशन लगाना होगा। नर्स्ट इक्वेशन इज E cell is equal to E naught minus 0.0592 upon n log of product upon reactant. Now it's very interesting to understand, सर हमें कौन सा रिएक्शन वैलिड मानना पड़ेगा, दिस वन और दिस वन, कौन सा रिएक्शन हम लोग ले, क्योंकि हमें हाफ सेल दे रखा है। बच्चों हाफ सेल दे रखा है तो आपको यहां देखना पड़ेगा, बराबर है, यहां पर अपने को बोला है ई नॉट ऑफ H2 टू H प्लस। बच्चों H2 टू H प्लस मीनिंग दे आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आई होप आपने यहां पर गलती ना करी हो। कई बार बच्चे इसको रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से सॉल्व करके ये रिएक्शन लेंगे, लेकिन ये रिएक्शन गलत है। आपको ये रिएक्शन लेना होगा, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात की हुई है। हाफ सेल भी जो आपको दे रखा है ना, उसके अंदर आपको एनोडिक प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, मतलब क्लियर कट यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लेकर के बात चल रही है। सो थोड़ा सा यहां पर शायद ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बन जाए, और प्लस माइनस के अंदर शायद कुछ बच्चों ने अगर एरर करी हो तो ये चीज उनको ध्यान में लेनी पड़ेगी। -0.06/2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट के अंदर आएगा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, सो यहां पर H प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है
वो मेरे को दे रखी है 2 × 10⁻² का स्क्वायर, बराबर है। एक्वस सोल्यूशन अपने को दे रखा है 0.02, और नीचे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना लेंगे हम लोग, 2 लेंगे, ठीक है। तो एक 2 और एक 2 कट हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा बच्चों, यहां पर बचेगा 2 × 10⁻⁴ नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर दिस थिंग, तो log 2 की वैल्यू है 0.3, इसकी वैल्यू है -4, तो 4 - 0.3 विल बिकम 3.7, ओके। सो दिस विल बिकम 3.7, ओके, और दिस विल बिकम इंटू 3, बराबर है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगभग इसको आप राउंड ऑफ कर दीजिए, इसको 40 कर दीजिए, ये 0 0 कैंसल, 4 3 12, 12/100, 12/100 मतलब 0.12, ऑलराइट 0.12 यहाँ पर जो है 0.12 अपना आंसर है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप कि अपने को जो वैल्यू है वो इधर दे रखा है। अभी प्लस और माइनस के अंदर आपको यहाँ पर खास देखना है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लेकर के चलते हैं, बराबर है, ये देखिए प्रोडक्ट आपने यहाँ पर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर किया, बराबर है, अपॉन H2 डाला था, प्रेशर ऑफ H2, ठीक है। तो अपना जो आंसर आया था ना वो 3.7 जो आया था वो माइनस में आया था, बिकॉज दैट वाज व्हाट log of 2 × 10⁻⁻⁴. So this value was 0.3 -4, so that was -3.7. तो माइनस माइनस बाहर प्लस हो जाता है, तो इसके हिसाब से आपका पॉजिटिव वाला आंसर फाइनल आएगा। मैं बस प्रे करता हूं कि आपने यहाँ एक गड़बड़ ना की हो। आशा करते हैं कि आप इसको सही तरीके से करके आए हो। बट यस, दिस इज द फाइनल आंसर, एंड दिस वाज अ मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन। मे भी शायद कुछ बच्चों को डिफिकल्ट गया हो बिकॉज ऑफ द यू नो इलेक्ट्रोड उन्होंने सही से नहीं पहचाना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन। चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं, मन छोटा नहीं करना है, आगे देखते जाओ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और यूनिट कांस्टेंट, भाई इससे सस्ता दुनिया में क्या मिलता है। फर्स्ट ऑर्डर इज लाइक पर टाइम, बराबर है। बी का 3 दिया हो, ऐसे दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, तो ए का तो 4 हो गया, फिक्स हो गया। अभी सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के अंदर देखना है, तो रेट इज इक्वल टू के टाइम A⁻n इज द फॉर्मूला। अगर मैं रेट के यूनिट की बात करूं तो दिस इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। के इंटू ए का यूनिट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन का मोल पर लीटर। लेट्स से दिस इज सेकेंड ऑर्डर, तो ये नीचे चला गया, सो दिस बिकम मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल पर लीटर का स्क्वायर, बराबर है। नाउ नाउ इफ यू वांट टू डू शॉर्टकट आल्सो इज ओके, बराबर है। किसी ने अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखा हो तो भी चले। तो ये हो जाएगा पर मोल लीटर पर सेकेंड, दिस विल बी द फॉर सेकेंड ऑर्डर, तो सी का 1 आएगा। तो इस हिसाब से ये आपका फाइनल आंसर बनता है, फाइनल आंसर बनता है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से। कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टाइटेनियम +2। भाई आपको कॉन्फ़िगरेशन भी दे रखा है, ऐसा तो मुझे लग रहा है बहुत पहली बार एनटीए बहुत ज्यादा दिलदार हो गया। 3D2 कॉन्फ़िगरेशन, 3D2 कॉन्फ़िगरेशन बोलेगे तो यहाँ पर एक और दो इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो गए। दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसको आप म्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, √n × n+2, या जो डायरेक्ट जानते हैं दो अनपेयर, तो 2 पॉइंट समथिंग इज द आंसर। सो स्ट्रेट अवे आपका ये आंसर हो जाता है। या फिर आप यहाँ पर n की वैल्यू 2 पटक दीजिए, आपका देख लीजिए क्या आंसर आ रहा है। सो दिस विल कम आउट टू बी रूट ऑफ वॉट एवर रूट वैल्यू कम्स आउट टू बी 4 × 2 इज √8, √8 का आंसर 2.8 बोहर्स मैग्नेटॉन। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये भी अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। एक्स एंड वाई फॉर्म्ड इन द रिएक्शन सीक्वेंस। बेंजीन को मिथाइल क्लोराइड से ट्रीट किया तो ऑफ कोर्स यू विल गेट टोलुइन। टोलुइन का अगर हमने नाइट्रेशन करवाया तो हमें मिलेगा नाइट्रोटोलुइन, ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन एंड पैरा नाइट्रोटोलुइन, बराबर। ऑर्थो और पैरा नाइट्रोटोलुइन। लेट मी राइट दिस एज क्वेश्चन एज अ मीडियम क्वेश्चन बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट माइट नॉट हैव अंडरस्टूड दिस, क्योंकि डायरेक्ट एज सच एज इट इज मेरे को एनसीईआरटी के अंदर लाइन नहीं मिली है। बट यस, डिस्टिलेशन के बारे में जहां उन्होंने बताया है वहां पर ये क्लियर है कि जब दो कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ही कम होता है तो उस केस में हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं, बराबर है। देखिए कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन तो आंसर होना ही नहीं चाहिए, ऐसा कोई आपने उसके अंदर पढ़ा नहीं है। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन जी हाँ आपने पढ़ा है, लेकिन वो तो दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसको डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन इस तरह से ऑर्थो पैरा के लिए यूज नहीं होता।
शायद कुछ बच्चों को स्टीम डिस्टिलेशन दिमाग में आया हो, बट स्टीम डिस्टिलेशन ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल के लिए होता है, नॉट फॉर टोलुइन। बराबर है, अगर ऐसा दिमाग में आया ही तो भी डिस्टिलेशन वाला एक ही क्लोज आंसर है। आशा करता हूं आपने इसी को चुना होगा। सो ये आपका इसके अंदर आंसर बन जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। a bulb is rated at 150 watt, ओके 150 वॉट और 8% एनर्जी की बात करिए तो 150 जो है उसका 8% पहले तो आप लेंगे तो आपको एनर्जी मिल जाएंगी। बराबर है, और फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी अपने को दे रखी है और नंबर ऑफ फोटोन पूछा गया है। तो फिजिक्स के सिंपल कैलकुलेशन से हमारा आंसर इसके अंदर 2.7 इंटू 10⁻19 आ रहा है। आशा करता हूं आप ये मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, ये आप फिजिक्स के आसान से फॉर्मूले से इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, दैट वाज आल्सो वेरी इजी। नाउ द नेक्स्ट वन, a test tube containing a salt, few drops of dilute H2SO4 were added, give the colorless vapor having smell of vinegar. Vinegar smell meaning acetate ion. तो डेफिनेटली द करेक्ट आंसर विल बी एसीटेट आयन। बराबर, ये आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। अगेन वेरी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। जिन्होंने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ी, मुझे तो लगता है यार जिन्होंने पढ़ा उनके साथ अन्याय हो गया क्या। बराबर, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा उसको भी मालूम है भाई विनेगर मतलब एसिटिक एसिड के अलावा क्या होता है। छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज में भी 10वीं के बच्चों को भी मालूम है कि एसिटिक एसिड इज द विनेगर स्मेल। ओके, तो आशा करते हैं ये आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट, कौन से ऐसे कंपाउंड जो नाइट्राइल को प्राइमरी अमाइन बनाता है, मतलब साइनाइड को अमाइन कौन बनाता है। साइनाइड को अमाइन बनाते हैं LiAlH4, बिल्कुल बना सकता है। टीन HCl नाइट्रो ग्रुप के लिए यूज होता है। हाइड्रोजन निकल यूज कर सकते हैं। सोडियम अमालगम डेफिनेटली मेंडियस रिडक्शन। सो ए बी एंड डी जो है इसके अंदर, सॉरी ACND जो है इसके अंदर बिल्कुल सही जा रहे हैं। ACND शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड, यस। ECl3, boron and aluminum is a monomer when where B is a dimer and when the A is देखो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा समझने में बच्चों को दिक्कत हो सकती है कि जब BCl3 रहेगा तो मोनोमर होता है और AlCl3 के अंदर 3C4E बॉन्ड बन करके, बराबर है, ये जो है वो ब्रिज वाला कंपाउंड बनाता है। लेकिन ये स्टेटमेंट अगर आपको नहीं भी समझा कोई दिक्कत नहीं, मतलब थर्ड वाला स्टेटमेंट तो आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि मैं गलत हूं। क्या ऑक्सीजन -2 के अलावा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देता है। ऑब्वियसली ऑक्सीजन -2, -1, -1, +1, +2 ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। इसका मतलब 3 आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि मैं गलत हूं। सो दिस इज द व्हाट यू कॉल द फाइनल आंसर। द नेक्स्ट वन, although the +3 oxidation state is most common in the lanthanoid, cerium still shows +4 oxidation state। मतलब सीरियम वैसे तो +3 में रहना चाहता है बट फिर भी वो +4 में जा सकता है, ऑब्वियसली क्योंकि सीरियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इसके अंदर क्या हो जाएगी, इसके अंदर 4f1 है। बराबर है, लेकिन क्योंकि आप जानते हो कि सीरियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है, बराबर, अगर वो ये एक इलेक्ट्रॉन भी गंवा देगा तो 4f0 हो जाएगा। 4f0 हो जाएगा। 4f0 आपको इस पर्टिकुलर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे शायद ट्रैप हुए होंगे, नियरेस्ट नोबेल गैस रेडॉन, लेकिन नियरेस्ट नोबेल गैस ऑफ सीरियम इज अ जेनॉन, क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द 4f सीरीज। 4f सीरीज अ पार्ट ऑफ द 6th पीरियड। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि नियरेस्ट नोबेल गैस जो है, नियरेस्ट नोबेल गैस जो है वो आपका रेडॉन, रेडॉन नहीं होगा, जेनॉन होगा। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। वी हैव टू फाइंड द करेक्ट रीजन फॉर दिस। तो करेक्ट रीजन जो है वो ये है, इसी रीजन के चलते वो +4 में जाना चाहता है। हालांकि ध्यान रहे, अब क्या ध्यान रहे, अब तो एग्जाम हो गई, फिर भी बता देता हूँ कि सीरियम +3 में रहना चाहता है बट वो +4 में जा तो सकता है। बराबर, क्यों जा सकता है, क्योंकि वो 4f0 कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। नेक्स्ट है, द लसाग्नेस एक्सट्रैक्ट टेस्ट में एलिमेंट प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कन्वर्टेड from covalent to ionic, again a very easy question from quantitative and qualitative analysis chapter
ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर हम लोग सोडियम फ्यूजन टेस्ट की बात कर रहे हैं। लसैग्नस टेस्ट में जब सोडियम डाला जाता है तो वही सोडियम जो है वो कंपाउंड को आयोनिक के अंदर जो है कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, फिर आप उसकी अलग अलग टेस्ट करते हैं। इतना आसान भाई साहब, बहुत ज्यादा इजी पेपर यहाँ पर सेट किया है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया। देखिए नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास। तो मास अपने को दे रखा है 54, मोलार मास अपने को दे रखा है 60, बराबर है। तो इससे हमारे जो नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे, बराबर है, 9 सा यहाँ पर कट हो गया और दिस बिकम्स 9/100। ये हमारे यूरिया के मोल्स हो गए। अभी इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो एटॉमिसिटी से। देखिए यहाँ पर यूरिया का फॉर्मूला आपका जानना अनिवार्य है। तो जिन बच्चों को यूरिया का फॉर्मूला ये तो मालूम ही रहेगा, 4 हाइड्रोजन है इसके अंदर, सो 4 उसकी एटॉमिसिटी है। और एवोगैड्रो नंबर आपको दे रखा है 6 × 10⁻²⁵, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलराइट, तो ये आपका 100 कट हो गया, यहाँ से ये कट हो गया, तो क्या आंसर आ जाएगा, लिया लेट द 100 बी लाइक दैट ओनली, बराबर है। यह हो जाएगा 6 × 4 = 24, 24 इंटू 9 जो है वो आपका 24 9 बराबर है। 25 9 अगर आप करते हो तो आपका आंसर आता है 225, बराबर है। तो 225 जो रहेगा डिवाइडेड बाय 100, तो 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻²⁵, 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻²⁵ शुड गो द करेक्ट आंसर। तो अगर आपको एटॉमिसिटी आपने सही से पहचान ली है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान, बहुत ज्यादा डुएबल मेरे हिसाब से था, बराबर है। और यूरिया का फॉर्मूला सब बच्चे वैसे जानते हैं। पेयर ऑफ मॉलिक्यूल दैट मेटामर्स, मेटामर मतलब क्या बच्चों, फंक्शनल ग्रुप के आजू बाजू अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी कोई कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप बीच में आता हो, जैसे कि अमाइंस हो गए, ईथर्स हो गए, तो डेफिनेटली अमाइंस ईथर वाला आंसर होना चाहिए। ऐसा एक ही ऑप्शन है, कोई कॉम्पिटिटिव ऑप्शन भी नहीं दिए हैं। इतना चपड़गंजू पेपर, बाप रे भाई साहब। सो दिस इज लाइक ईथर। बच्चों अगर आपका सही नहीं गया तो चिंता मत करिए, प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं लैग रहा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मन छोटा मत करना कि अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपको। लाइफ में हर बंदा अच्छा करता ही है, आपको खाली उसके अंदर पता करना है कि कमी क्या रहेगी और सुधार क्या किए जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर विचार विमर्श कीजिए और हम आपके साथ यहाँ पर बने हुए रहेंगे। आपको हमेशा गाइडेंस भी प्रोवाइड करते रहेंगे कि आप जीवन में और क्या क्या कर सकते हैं। ऑलराइट, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। जस्ट देखिए आप इस जो है आपने पेपर लिखा है तो पेपर के अंदर देखते हैं क्या आप स्कोर ला पा रहे हैं, रैंक क्या आ पा रहा है। ओके, चलिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये कंपाउंड डीपाई डीपाई बॉन्ड बनाता है। देखिए ये लोग बना सकते हैं, लिगेंड की तरह काम करते हैं, स्टेटमेंट दिया हुआ है। बट ये नहीं भी पता तो स्टेटमेंट नंबर 2 भाई अपने आप में इतना गलत स्टेटमेंट, नाइट्रोजन डी पाई बॉन्ड बना सकता है क्या, बराबर है। नाइट्रोजन के पास भाई डी ऑर्बिटल होती ही नहीं है, तो ये डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक, मतलब गलत है, इसके लिए राइट आंसर हो जाता है। बच्चों ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए आप लोग एग्जाम, ये कितने प्रेशर में एग्जाम लिखते हैं, तो आप लोग को भी धन्यवाद है। कहीं पर भी आप अपने आप को दिल छोटा मत करिएगा कि मैं ये नहीं कर पाया, नहीं कर पाया तो मैं कहता हूँ पुनः प्रयास भी कर सकते हैं, एक ऑप्शन रहता है। अगर आपने ऑलरेडी काफी प्रयास कर लिए तो भी आप लाइफ में अलग अलग ऑप्शन चूज करके आगे बढ़ सकते हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आप एग्जामिनेशन में जब जाते हैं तो हम जानते हैं कि किस तरह का माहौल होता है, हर बच्चा उस माहौल के लिए पूरी तरह से सेट नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, अगर आप में वो कमी रह गई, क्या कमी रह गई उसमें पता करो, उसमें सुधार करो और आगे बढ़ो, यही जीवन का नाम है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अरे यार सर बोल रहे इतना इजी है मैं नहीं कर पाया, ऐसा नहीं सोचना है आपको, ठीक है। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिनोल्फथैलीन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर, भाई साहब फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर कलरलेस से पिंक कलर देता है बेसिक मीडियम में। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड वर्सेस ऑक्सालिक एसिड का टाइट्रेशन है। तो यहाँ पर जो है अपने को क्या कहा गया है कि यूज फॉर इंडिकेशन ऑफ टाइट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अगेंस्ट द ऑक्सालिक एसिड सोल्यूशन, ऑक्सालिक एसिड के सामने हमें यहाँ पर टाइट्रेट करना है। तो कलरलेस टू पिंक इज द फाइनल आंसर, बिकॉज कॉमनली हम लोग ऑक्सालिक एसिड को जो है आपके कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस गोज इन द ब्यूरेट, और इस हिसाब से आपका आंसर जो है यहाँ पर 3 बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन, मैच द कॉलम C2H4। C2H4 माने कि इथीन। इथीन के अंदर एक ही पाई बॉन्ड होता है, ऐसा एक ही मैच द कॉलम। भाई साहब, अल्कीन में एक पाई बॉन्ड, सच अ सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। और डेफिनेटली इथाइन रहेगा, तो इथाइन के अंदर जो है आपके दो पाई बॉन्ड रहेंगे, सो देयर आर गोना बी टू पाई बॉन्ड। इसके अंदर चारों सिग्मा बॉन्ड है, इसके अंदर एक लोन पेयर है, सो दिस शुड बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट, सर्टन टेम्परेचर 500 जूल इज एब्जॉर्ब्ड एंड 200 जूल वर्क डन। 500 जूल इज एब्जॉर्ब्ड एंड 200 का काम हुआ, मतलब आया 500, गया 200। आंसर इज 300। भाई साहब, सस्ते में सस्ता पेपर दिया लग रहा है। मिथेन रिएक्ट विद द स्टीम, मिथेन रिएक्ट विद द स्टीम, मतलब ये आपके अल्केन चैप्टर से, अल्केन चैप्टर के एंड में है ना, चार पांच स्पेशल रिएक्शन दिए हुए हैं। तो वहां पर मीथेन को अगर निकल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में 1273 केल्विन पे गर्म करने पर, दिस फॉर्म्स अ मिक्सचर विच इज कॉल्ड एज अ सिन गैस और अ वाटर गैस विच इज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो जिन्होंने बेसिक एनसीईआरटी रीडिंग करना उचित समझा हो, बराबर है, तो डेफिनेटली आप बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से कर पाओगे। Next is, compound gives a red orange precipitate with the 2,4-DNP and does not give Fehling solution test। ओके, तो यहां पर कौन सा कंपाउंड है जो आपका C8H8 फॉलो कर रहा है? C8H8 मतलब आप देखोगे तो सारे ही कंपाउंड के अंदर बेंजीन है और सभी के अंदर 8 कार्बन है। 2,4-DNP टेस्ट तो बोला सभी दे सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें रेड ऑरेंज जो है वो यूजुअली कीटोन के साथ में रेड ऑरेंज क्रिस्टल आसानी से बन जाते हैं। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देता। अब फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट जो है ये तो कोई भी नहीं देता। मुझे लगता है पूरे पेपर के अंदर यही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा मतलब ढंग का, जिसमें कुछ सोचना पड़ेगा वैसा पूछा गया हो, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला है आगे, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन इसका करना पड़ेगा। देखिए, अल्डिहाइड की, अल्डिहाइड का ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अल्डिहाइड्स आर वेरी मच प्रोन टू ऑक्सीडेशन, सो इन दैट केस वी शुड गो विद द कीटोन एज अ आंसर। बराबर है, मतलब यहां पर आपका कीटोन एज अ कंपाउंड होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला है कि उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको अरोमेटिक कंपाउंड क्यों मिलेगा, जो एफरवेसेंस देता है बाइकार्बोनेट के साथ में। तो एवरीवन नोस द साइड चेन ऑक्सीडेशन विल गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच गिव्स अ पॉजिटिव bicarbonate test, hence this should be the answer. Now here there is a small ambiguity that even this compound C double bond OH एंड मिथाइल जो है, मतलब आपका जो पैराटोलुडीन जो है यहाँ पर बराबर है, ये आपका पैराटोलुआल्डिहाइड, सॉरी, पैराटोलुआल्डिहाइड जो है, ये अगर आप इसका भी ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको COOH मिलता है। और ये भी आपको जो है बाइकार्बोनेट टेस्ट दे सकता है। और ये कंपाउंड भी फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देता क्योंकि ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। बट यहाँ पर ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मेरे हिसाब से मोस्ट सुटेबल आंसर जो है यहाँ पर कीटोन होना चाहिए। एंड चेरी ऑन द केक, यहाँ पर हमें बोला हुआ है रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट। आई एम नॉट प्रिटी श्योर विद दैट कि रेड प्रेसिपिटेट आपका कीटोन के साथ या एल्डिहाइड, देखो प्रेसिपिटेट दोनों के साथ मिलते हैं और लगभग ऑरेंजिस क्रिस्टल दोनों में मिलते हैं। तो यहाँ पर दो संभावनाएं बन तो रही है, लेकिन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन से मुझे लग रहा है कि कीटोन शुड बी द फाइनल आंसर। तो मैं मेरी तरफ से इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर 2 को ही फाइनल आंसर गिनता हूं। राइट, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ मतलब वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल टू I into T upon 96500 into mole ratio into molar mass। ओके, मोलार मास। तो आप यहां पर देखेंगे करंट अपने को दे रखा है 1.5 एम्पियर, टाइम अपने को दे रखा है 10 मिनट्स, जिसको आपको सेकंड में करना होगा। नीचे आप रफली, ऐसे तो वैल्यू 96487 दिया है, लेकिन ऑप्शंस मेरे दूर दूर है तो थोड़ा सा यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन बनता है। मोल रेशियो 1/2, मोलार मास जो है वो 63 है, बराबर है। तो इसको थोड़ी सी सॉल्विंग में यहाँ पर समय आपका ले सकता है, लेकिन किंतु परंतु बंडू, बराबर है, इसका जो हमने सॉल्व किया हुआ है उसके हिसाब से आपका जो आंसर है वो आ रहा है 2.4 ग्राम, 2.4, बराबर है। हमने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर रखा है, तो आप लोग के लिए इसको मैं बता देता हूं कि इसका जो है आंसर
सॉरी 0.2938 आ रहा है, 0.2938। ऑलराइट, ये आंसर नहीं आ रहा है, 0.2938 इसका आंसर आ रहा है। ओके, सो आई थिंक दैट वुड बी वेरी मच यूजफुल। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो उसका डेफिनेटली आंसर आपका 0.29 आ जाएगा। नेक्स्ट इज फंक्शनल ग्रुप दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू फिनोल्फथैलीन डाई टेस्ट। फिनोल्फथैलीन डाई टेस्ट डेफिनेटली इज फॉर फिनॉल। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपका आंसर फिनॉल आ गया है। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आरएनए। भाई साहब, बायोलॉजी के बच्चों को इतना आसान प्रश्न कि भाई डीएनए जो वो डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होता है उसमें थायमाइन एज वन ऑफ द 4 बेसिस होता है। दैट्स द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर ढूंढना था। ऑलराइट, तो नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब जाकर के नीट की रियल पैटर्न का जो क्वेश्चन, जहां पर थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हमें दिखाई दिया, लगा था कि लेंदी होगा, लेकिन यहां पर देखिए पूछा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। और करेक्ट स्टेटमेंट में हर एक के अंदर ए दे रखा है, सब में ए दे रखा है, मतलब ए को तो आपको चेक ही नहीं करना चाहिए, ए सही ही होगा। राइट, अब बी के बारे में चेक करते हैं। मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन। मोलारिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, विच इज वेट अपॉन मोलार वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो मास अपने को दे रखा है 5 ग्राम, मोलार मास 40 ग्राम, वॉल्यूम 450 डिवाइड बाय 1000, एंड दिस कैलकुलेशन 5 8 जा बराबर है। और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो नियरली 0.3 के आसपास इसका आंसर आएगा। ऑलराइट, डेफिनेटली यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 2 जार 10, और यहाँ पर हो जाएगा 5 9 जा, एक जीरो यहाँ पर गया, एक जीरो यहाँ पर गया, सो दिस बिकम्स 20 अपॉन 72. All right, so this answer comes out to be 0.278. That's perfectly correct. तो यहाँ पर B जो है वो आपका सही हो जाता है। अभी हमें C चेक करना होगा। Aquatic species are more comfortable in the cold water. Now why they are comfortable in the cold water? क्योंकि टेम्परेचर जितना आप बढ़ा देते हो डिजॉल्व्ड गैसेस उड़ जाते हैं, मतलब कोल्ड टेम्परेचर पे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा रहता है। तो ये हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है कि कोल्ड वाटर के अंदर ऑक्सीजन की डिजॉल्व्ड क्वांटिटी ज्यादा होती है करके आप डेफिनेटली कह सकते हो। ये स्टेटमेंट सही है, तो ए बी सी आर द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें थोड़ा सा सोचना था शायद कुछ बच्चे इसको ना सोच पाए कि भैया ये एक्वेटिक स्पीशीज क्या है। हेनरी लॉ अगर कनेक्ट कर लिया तो डेफिनेटली आप इसको आंसर कर सकते हो, आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शोज नेगेटिव डिविएशन। डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर जो आपके क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन है, बराबर है, वो ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। एनसीईआरटी का स्ट्रेट इतना प्यारा सा डायग्राम बना करके उन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है। सो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग is the reason why they show the negative deviation. The next is on the buffer solution. क्वेश्चन के अंदर वर्ड बफर आ चुका है। वर्ड बफर आ गया मतलब बफर का फॉर्मूला लगेगा pH is equal to pKa plus log of salt upon acid. बराबर, they are talking about a weak acid HX and a conjugate base X minus। बराबर, अभी पी के ए की वैल्यू कितने रही, तो सावधान, इन्होंने अपने को के बी 10⁻⁻10 दिया हुआ है, मतलब के 10⁻⁻4 होगा, क्योंकि ऑब्वियसली के ए इंटू के बी की वैल्यू 10⁻⁻14 होनी चाहिए। तो इस हिसाब से के 10⁻⁻4 है, तो पी के आपका क्या हो गया 4। आशा करता हूं आपने यहाँ गड़बड़ ना करी हो। सो दिस इज 4 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो उन्होंने 1 बोला हुआ है, इक्वल बोला हुआ है, तो ये आपका कट हो गया, तो आपका पीएच क्या आ गया 4 आ गया। पीएच 4 आ गया। बच्चों अगर आपने पीके बी, ये केबी को देख करके वो फॉर्मूला लगाया पीके बी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस, तो भी चलेगा, लेकिन उस केस में फिर आपको पीओएच मिला होगा, और पीओएच का जो आंसर है वो आपका 10 आएगा। अगर पीओएच का आंसर 10 आएगा तो अगेन चौकन ना रहना, पीएच आपका 4 आएगा। सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। बराबर है, सिली मिस्टेक मत करना। ठीक है, अगला है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। इनकरेक्ट, आईयूपीएसी ऑफ 107 इज उन्ननील सेप्टियम। ऑफ कोर्स लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट साइज में हमें कंपेयर करना है, बराबर है, तो माजी माजी +2 एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम +3। इसमें अगर देखोगे तो अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस, तो मैग्नीशियम बड़ा एल्यूमिनियम छोटा। कटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर,
तो माजी 2+ विल बी स्मॉलर, एंड जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा उतना और छोटा हो जाएगा। तो बड़ा मैग्नीशियम है, लार्जेस्ट इज माजी, एंड स्मॉलेस्ट इज एल्यूमिनियम+3, जो यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट नहीं भी समझे तो बाकी के दो स्टेटमेंट बड़े ही आसान। लिथियम मैग्नीशियम शोज डायगोनल रिलेशन, ऑब्वियसली यस। एल्यूमिनियम के अंदर यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, दैट्स ऑब्वियसली ए करेक्ट वन। सो यहां पर 2 जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, एंड हेंस इज द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। Compare the metallic character sodium, beryllium, phosphorus, magnesium, silicon. Of course, sodium is the very reactive metal. Everyone know पानी में भी आग लगा देता है। सोडियम से कम रहेंगे माजी, माजी से कम रहेंगे बेरिलियम, क्योंकि ये सारे अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में हमें नजर आ रहा है, बराबर है। सिलिकॉन आपका मेटलॉइड है और फॉस्फोरस नॉन मेटल है, जो सबसे पीछे आएगा। ऑलराइट, सो दिस बिकम्स योर फाइनल आंसर। Then the next one, correct IUPAC name. Select the longest parent. Nothing to be done. Just give the numbering 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यहाँ पर थर्ड नंबर पे इथाइल है, 5 नंबर पे मिथाइल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया और इस तरह से ये बन गया 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। दिस वुड बी द फाइनल आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। अभी यहाँ पर जो है आप मैच द कॉलम करेंगे तो प्लेटिनम के जो कंपाउंड होते हैं वो हमेशा स्क्वायर प्लेनार में जाते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल हो गए। निकल का कंपाउंड है, टेट्राहेड्रल भी हो सकता था, स्क्वायर प्लेनार भी, लेकिन स्क्वायर प्लेनार जा चुका है तो स्ट्रेट यही बचा है। 5 एट द काउंट ऑफ 5 ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, मतलब ए का यहाँ पर स्क्वायर प्लेनार आ रहा है और बी जो है उसका ऑक्टाहेड्रल आ रहा है, मेकिंग 4 एज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड मतलब जिसके पास दो बाइंडिंग साइट हो, जैसे कि नाइट्रो भी हो गया, थायोसाइनेट हो गया। सो थायोसाइनेट यहाँ पर आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड है, हेंस ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा गया है, थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स में से सोचने वाला क्वेश्चन पूछा गया है। आपको डेल्टा जी कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन ये फॉर्मूला यूज करने से पहले आपको डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी यूज करके फर्स्ट यू विल हैव टू कैलकुलेट डेल्टा एच। सी डेल्टा यू वैल्यू इज गिवन टू अस, दैट इज -10 किलो जूल। ऑलराइट, और n की वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ रही है आपकी ये 2 और यहाँ पर ये 3 है, तो 2 - 3 करके आपकी n की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये वैल्यू जहाँ पर आप पटकेंगे तो डेफिनेटली हमने इसको सॉल्व कर रखा है। आपका आंसर जो है वो यहाँ पर बिल्कुल बड़ा ही आसान क्वेश्चन और कैलकुलेशन है, लेकिन आपका समय हम लोग बचाते हुए आपको आंसर इसमें बता देते हैं। दिस कम्स आउट टू बी पॉजिटिव 0.6358, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आया है तो द रिएक्शन विल बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस। तो थोड़ा सा दो फॉर्मूला वाला एक सवाल मेरे को यहाँ पर दिखाई दिया थर्मोडायनामिक्स से। अगला फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो। डेफिनेटली ऑक्सीजन ने यहाँ पर जो है अपनी क्षमता के बराबर बॉन्ड बनाए, हेंस फॉर्मल चार्ज इज 0। क्षमता से अधिक बॉन्ड बनाए +1, और ये हो गया -1, मीनिंग 0 +1 -1। 0 +1 -1 शुड बी द फाइनल आंसर। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन। देन पूछा है कहां पर केपी केसी बराबर नहीं है, तो जहां मोल्स अलग अलग होंगे। एक ही यहां पर अपने को दिख रहा है जहां रिएक्टेंट के अंदर 4 मोल, प्रोडक्ट के अंदर 2 मोल, मतलब इसका केपी केसी बराबर नहीं आएगा। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन अगेन फ्रॉम काइनेटिक्स। आप जानते हैं के इज इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, और हमें जो यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है उसको आपको लॉगरिदमिक फॉर्म ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये फॉर्म उसका लॉगरिदमिक फॉर्म है। इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो वैल्यू दी हुई है अपने को 1.25 इंटू 10⁻⁴, दैट रिप्रेजेंट्स दिस वैल्यू। अब r की वैल्यू जो है वो क्या होती है, r की वैल्यू है 1.987। 1.987 को राउंड ऑफ कर लो 2, 2 उधर मल्टीप्लीकेशन में गया तो आपका आंसर आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁴ कैलोरीज। बट सिंस यू वांट आंसर इन द किलो कैलोरी, दिस कम्स आउट टू बी 4, अ वेरी सिंपल एंड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। ऑलराइट, देन वी कम टू द नेक्स्ट वन। सेम फॉल स्मेलिंग प्रोडक्ट Z, फॉल स्मेलिंग प्रोडक्ट Z मतलब डेफिनेटली आइसोसाइनाइड्स होने चाहिए।
अब KCN और AgCN में कौन आइसोसाइनेट देता है? इट हैज टू बी द AgCN। बस इतना सा करोगे तो भी आ जाएगा, बट फिर भी आप चेक करना चाहें, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। यहां से आपको पहले मिलेगा अमाइन, और अमाइन का अगर आपने क्लोरोफॉर्म KOH किया तो अगेन आपको आइसोसाइनाइड मिलेगा। सो दिस शुड बी द फाइनल आंसर। देन द लास्ट वन, हियर वी गो फॉर मैच द कॉलम। प्लेटिनम कंपाउंड अपने को यहाँ पर दे रखा है, और हमें पूछा है कि किस प्रकार का आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पर अगर मल्टी डेंटेड लिगेंड आया मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नाइट्रो है मतलब आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म हो गया। तो ए का 3 आना चाहिए, बी का 1 आना चाहिए, सी का जो है यहाँ पर 4 आना चाहिए, और डेफिनेटली वाटर जहां पर आया वहां पर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म की संभावना बनेगी। एंड हेंस दिस शुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आशा करते हैं बच्चों आपका पेपर बहुत अच्छा गया रहेगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, और हम आपके साथ में पूरा एनालिसिस, पूरा इस पेपर का DNA रिपोर्ट आपके साथ जल्द ही शेयर करेंगे। आने वाले दिनों में कट ऑफ क्या हो सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेड रैंक निकलने जाने वाली है, इसके बारे में भी चर्चा होती रहेगी। तो चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो आपके लेक्चर को अगर आपको फायदा हुआ तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु हैव अपीयर्ड फॉर नीट एग्जामिनेशन। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।